हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दिमाग से पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जल्दी से लाइव आ जाइए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को पता चल सके कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसा कि डेली हमारी 2 बजे क्लास होती है, तो 2 बज चुके हैं एंड क्लास का टाइम हो गया है, तो सभी को जल्दी से लाइव बुला लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज के जो क्वेश्चंस हैं भारतीय पॉलिटी से। लगातार आज 2-3 दिन से हम हिस्ट्री कर रहे थे, तो आज सोचा कि थोड़ा सा पॉलिटी कर लिया जाए, है ना। तो परीक्षा के नज़रिए से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चंस होंगे बहुत अच्छे हैं। पूरे आपको क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। शुरू से लेकर के एंड तक के हर एक क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन आपके सामने होगा, ऑप्शन आपके सामने होंगे, उन्हीं में से आपको कोई एक आंसर को सिलेक्ट करना होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है। तो जल्दी शेयर करके आइए। फिर स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ताकि आपका टाइम ना ख़राब हो और जल्दी से हम स्टार्ट कर लें। टाइम इसमें ख़राब करना क्या है, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, घर पे ही बैठे हैं, तो थोड़ा सा टाइम एसडीएस को ही दे दीजिए, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा टाइम तो क्या हुआ। आइए जल्दी से, फिर 2 बज चुके हैं, कर लेते हैं स्टार्ट आज की हमारी क्लासेस को। सभी जल्दी आ जाएंगे। फिर देखते हैं आज के हमारे किस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन किस तरह के होंगे, वैसे ही होंगे जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और कैसे होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। और साथ में आप क्वेश्चंस को आंसर दे करके ये देख सकते हैं कि अब तक आपने जितनी पढ़ाई की उसमें से कितना आपको याद है और कितना आप भूल चुके हैं लॉकडाउन में सो करके। तो ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, बातें कम करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो बिना इधर उधर ध्यान देते हुए अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए और कहीं नहीं। अब शेयर बाद में करिएगा, शेयर जिन्हें करना था वो कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शन देखिए और राइट आंसर जो आपको लगता है वो आप क्लिक करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्थाई संस्था कौन सी है? परिवार, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस या फिर यूएनओ। क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा वाला राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर A परिवार, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही सिलेक्ट किया है आपने। ऐसे ही आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। परिवार को छोड़ करके और जो अदर यहाँ पर संस्थाएं हैं, इन सब का निर्माण कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो परिवार है ये एक स्थायी संस्था होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण या फिर राष्ट्रीयकरण। अगर आपको राइट ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण या फिर राष्ट्रीयकरण। ABCD 4 ऑप्शन जो आपको राइट लगे, जल्दी कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं केंद्रीकरण, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा A सिलेक्ट करने वालों का यहाँ पर। ठीक है। केंद्रीकरण से सत्ता एक जगह केंद्रित हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें विकेंद्रीकरण की, तो विकेंद्रीकरण से सत्ता एक नहीं बल्कि कई केंद्र होते हैं इससे। और राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीयकरण से सभी के बीच में संपत्ति को समान रूप से वितरित का प्रबंध किया जाता है, और केंद्रीकरण ही स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। ठीक है। तो ऑप्शन A जिन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है उन लोगों का राइट हो जाएगा, बाकी का रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद
या फिर जातिवाद? क्या लगता है आपको, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद या फिर जातिवाद? अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? ए, बी, सी, डी। और जो लोग यहाँ पर ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर रहे हैं उन लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का। समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो संपत्ति और आय के असमान वितरण को कम करने का विचार रखता है, जबकि अन्य तीन की बात करें तो वो लोकतंत्र का बाधक तत्व है। इन तीनों का उभार मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है मंगोलिया, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी चिली। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? राइट आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बता दीजिए कि ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर कौन सा है। अगर आपका रॉन्ग होता है तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि राइट आंसर आपको यहाँ से सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से कौन सा वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? और जो लोग यहाँ पर चीन बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, उनका राइट आंसर हो जाएगा सी सिलेक्ट करने वालों का। ठीक है, चीन में साम्यवादी व्यवस्था है जहां सिर्फ एक ही दल साम्यवादी दल होता है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, लोकपाल का विचार लिया गया है ब्रिटेन से, अमेरिका से, स्कैंडिनेवियाई देशों से या फिर फ्रांस से? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अगर आपको राइट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, स्कैंडिनेवियाई से या फिर फ्रांस से? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और जो आपको राइट लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? और ए, बी, सी, डी में से जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, स्कैंडिनेवियाई, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए, ओ ह्यूम ने, बदरुद्दीन तैयबजी ने, महात्मा गांधी ने या फिर WC बनर्जी ने? 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए, ओ ह्यूम ने, बदरुद्दीन तैयबजी ने, महात्मा गांधी ने या फिर WC बनर्जी ने? राइट आंसर क्लिक करके बता दीजिए कौन सा वाला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। ए, बी, सी, डी। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही कहा आपने। इतनी अच्छी पढ़ाई चल रही है आपकी लॉकडाउन के दौरान भी, बिल्कुल सिलेक्शन तो होगा आपका। पढ़ाई जो इतनी कर रहे हैं, मेहनत जो कर रहे हैं, बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करने वालों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस से पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। WC बनर्जी की बात करें तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे और महात्मा गांधी जी 1924 में एक बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। और ए, ओ ह्यूम ये जो हैं कांग्रेस के संस्थापक थे, जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, वह कांग्रेस के प्रथम महासचिव बने। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आपका? तो स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। बिना कोई टाइम गवाते हुए, इधर उधर बिना ध्यान देते हुए केवल क्वेश्चंस पर ध्यान दें। स्टडी दिमाग से कीजिए। स्टडी करते टाइम कहीं इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए आपका, केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन देखेंगे। राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? किसका कथन है ये? जवाहरलाल नेहरू जी का, MK गांधी जी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का या फिर
सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बताइए कि किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र एक अर्थ है, एक व्यक्ति और एक मत। ABCD 4 ऑप्शन आप सभी के पास, और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वक्तव्य जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही है। इन्हें ही भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो लोग C सिलेक्ट कर चुके हैं उन लोग का राइट आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की? मुलजी वैश्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्रीपद डांगे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बताइए कि भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की। राइट आंसर जल्दी सिलेक्ट करेंगे। ABCD 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, बता दीजिए कौन सा वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर B उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था कि इन्होंने ही गणतंत्र दल की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B जो लोग सिलेक्ट कर चुके हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। ऐसे ही आप देखते रहिए, करते रहिए और पढ़ते रहिए, स्टडी दिमाग से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है, ये बताना है आपको। और आप सभी ने इस चीज़ को पढ़ रखा है, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बता दीजिए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है, जल्दी सिलेक्ट करिए। शीत युद्ध जब चल रहा था उस समय हमारे भारत ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? गुट निरपेक्षता ही तो अपनाया था। तो इसका मतलब क्या है, मूल रूप से इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है, यही पूछ रहा है आपसे। बता दीजिए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ, विश्व में शांति और एकता लाना, तीसरी दुनिया के शक्ति होना, या फिर अपनी नीति चुनना। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर A उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, A सिलेक्ट करने वालों का। गुट निरपेक्ष आंदोलन जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से चला था और शीत युद्ध के समय दोनों पक्षों के लिए तटस्थ रहते थे। ये एक तरह से ना तो ये सोवियत संघ के साथ थे और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों ही साइड से तटस्थ थे। ठीक है, इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 1961 में हुई थी इसकी पहली बैठक। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी अगर क्वेश्चन ये पूछ ले तो आप याद रखेंगे बेलग्रेड में इसकी पहली बैठक हुई थी और 1961 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है एंड क्वेश्चन है कि पुस्तक रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई थी? प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शन देखिए। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए, बताइए किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, जो आप आज पहली बार क्लास ले रहे हैं, अगर उन्हें क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। डेली यहाँ पर क्लास होती है आपको 2 बजे, मेरी क्लास होती है रात को 10 बजे। अंकित सर आपके लिए क्लास लेकर के आते हैं। ये तो हुई आपकी लाइव क्लासेस, लेकिन इसके अलावा फेस टू फेस वीडियो भी अपलोड आपकी हो रही हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, आपको वीडियो भी उपलब्ध कराई जा रही है जहाँ पर आप नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए अंकित सर भी डेली क्लासेस ले रहे हैं तो उनकी क्लास ज़रूर लीजिएगा और डेली 2 बजे आप यहाँ पर आकर के क्विज क्वेश्चन देखिए। इसके अलावा अगर आपको नोट्स बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको फेस टू फेस क्लास मिल जाएगी जहाँ पर पूरे नोट्स मैंने आपको बनवाए हैं। पॉलिटी के और हिस्ट्री के पंकज सर ने भी बनवाए हैं। इसके अलावा रीजनिंग भी आप पढ़ सकते हैं, संदीप सर ने बहुत अच्छे से रीजनिंग पढ़ाई है। मैथ्स की भी क्लास आपको मिल जाएगी। सारे ही सब्जेक्ट जो भी आपके एग्जाम के लिए चाहिए वो सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश भी आपको मिल जाएगी, राजेंद्र सर जी ने करवा दी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पर जाइए और नोट्स बनाइए। लॉकडाउन है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई लगातार करते रहिए, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। और जो लोग यहाँ पर आंसर सिलेक्ट कर चुके हैं प्लेटो, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर A बताने वालों का। ठीक है, याद रखिएगा। रिपब्लिक का लेखक प्लेटो हैं और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी थी। अगर जो लोग आंसर यहाँ पर C बता रहे हैं तो वो लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान निकाय है? वित्त आयोग, अंतर राज्य परिषद,
योजना आयोग या फिर आजा तथा अजजा आयोग? राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बताइए कि निम्न में से कौन सा संविधान निकाय है और कौन सा संविधान निकाय नहीं है। ABCD, जो लोग यहाँ पर राइट आंसर क्लिक करेंगे वही होंगे विजय। जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं योजना आयोग, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग जो कि अभी नीति आयोग में बदल चुका है, ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, अंतर्राज्य परिषद ये भी संवैधानिक निकाय है, लेकिन योजना आयोग आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 2012 में उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए चुनाव क्षेत्र के लिए सुश्री डिम्पल यादव को निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया गया था। फिरोजाबाद में, कन्नौज में, कानपुर में या फिर मैनपुरी में। 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं, कमेंट बॉक्स भी आप ही के पास है, क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, बस आपको अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना है। जल्दी से क्लिक करके बता दीजिए कौन सा वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2012 में उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए किस चुनाव क्षेत्र के लिए सुश्री डिम्पल यादव को निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया गया था? और जो लोग यहाँ पर राइट आंसर क्लिक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, कन्नौज ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करने वाले। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद ही उत्तर प्रदेश से डिम्पल यादव 4 नंबर पर हैं और निर्विरोध चुना गया इनको, क्योंकि इनसे पहले 3 और व्यक्ति निर्विरोध चुने जा चुके थे और देश में निर्विरोध चुने जाने में डिम्पल यादव का 44वां स्थान था, यह भी याद रखिएगा। समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी हैं ये डिम्पल यादव, और डिम्पल यादव कन्नौज से निर्विरोध चुनी गई थी। ठीक है, और इनके बात करें जन्म की, तो इनका जन्म जो है वो 15 जनवरी 1978 को हुआ था पुणे में, महाराष्ट्र में, और डिम्पल ने 1909 में फिरोजाबाद के लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव भी लड़ा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, गांधी जी को माना जाता है मार्क्सवादी, दार्शनिक अराजकतावादी, मूला अराजकतावादी या फिर फेबियनवादी। 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कौन सा वाला राइट आंसर होगा। गांधी जी को माना जाता है क्या? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, ABCD। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स खोलना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है क्या राइट आंसर होगा। जल्दी से क्लिक करिए, जल्दी जल्दी, फास्ट जल्दी करेंगे। गांधी जी को माना जाता है मार्क्सवादी, दार्शनिक अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी या फिर फेबियनवादी, और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर चुके हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावादी। ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करने वालों बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, EVM किसको कहते हैं? कितनी बार मैंने आपको चुनाव आयोग वाला टॉपिक भी कराया है और बताया भी है और क्वेश्चन भी कराया है, और इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको नोट्स पढ़ाए थे फेस टू फेस क्लास में। आज क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी बताइए कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। EVM की फुल फॉर्म क्या होगी? EVM किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स खोलिए और कमेंट करिए और बता दीजिए कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ABCD, और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM का फुल फॉर्म है। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले मतपत्र जो है डाल करके तब अपना जो है वो प्रत्याशी चुना जाता था। ठीक है, मतदान जो होता था वो मतपत्र डाल करके होता था, लेकिन फिर क्या हुआ?
उसकी जगह पर ईवीएम मशीन लाई गई और इस ईवीएम मशीन द्वारा मतदान किया जाने लगा। एक बटन को प्रेस करके उस व्यक्ति को चुना जाता है जो जिसे चुनना चाहे मतदाता, ठीक है। और इसका प्रयोग जो सबसे पहले किया गया था भारत में किस राज्य में, तो यहाँ पर आप याद रखें कि केरल में, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, केरल के 50 बूथों पर पहले इसका परीक्षण किया गया था सबसे पहले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक समाजवादी प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का, रूसो का, प्लेटो का या फिर लास्की का? 4 ऑप्शन आप सभी के पास है। अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कि मनुष्य एक समाजवादी प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु, रूसो, प्लेटो या फिर लास्की? ABCD, और जो आपको राइट लगता है वही आपको कमेंट बॉक्स खोलना है, कमेंट करना है और बताना है कि कौन सा वाला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है, बिल्कुल सही सिलेक्ट कर रहे हैं आप ऑप्शन नंबर ए बताने वाले। अरस्तु का विचार था कि मनुष्य एक समाजवादी प्राणी है और उनका मानना था कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वो या तो दानव है या फिर देवता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, चुनाव आयोग या फिर वित्त आयोग? अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बता दीजिए कि इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन ABCD, जल्दी क्लिक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, चुनाव आयोग या फिर वित्त आयोग? और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ये नोट्स में पढ़ाया हुआ है कि हमारे पास कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं और कौन कौन से गैर संवैधानिक निकाय हैं और कौन कौन से संविधिक निकाय हैं। संवैधानिक, गैर संवैधानिक, संविधिक में फ़र्क क्या है और कौन कौन से निकाय संवैधानिक में आते हैं, गैर संवैधानिक में कौन से आते हैं, संविधिक में कौन से आते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हैं। डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ जा कर के देखिए, ठीक है। यहाँ हम बात करें कर्मचारी चयन आयोग की, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। वहीं हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग UPSC की, तो इसका उल्लेख 315 में मिलता है। आर्टिकल 315 जो है इसमें उल्लेख मिलता है, ये एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग की बात की जाए तो इसका उल्लेख 324 में मिलता है, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में मिलता है और ये भी एक संवैधानिक निकाय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर या फिर मद्रास? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताइए कहाँ पर हुई थी? पहला अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था? फर्स्ट अधिवेशन 1885 का पहला अधिवेशन किस जगह पर हुआ था? जल्दी बताएंगे सभी। ABCD, कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर या फिर मद्रास? और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है आपका, बिल्कुल सही कहा। सिलेक्ट करने वालों बी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे ही आपको देखते रहना है, करते रहना है, पढ़ते रहना है, स्टडी दिमाग से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश अधिकारी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के सहयोग से 72 प्रतिनिधियों के साथ बम्बई में हुआ था 1885 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर नींद आ रही है नींद को भगा दीजिए, बाहर जाने का मन कर रहा है घर में बैठ जाइए, मन को मार दीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जल्दी पढ़िए क्वेश्चन को। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? बताइए जल्दी से, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। सभी को क्लिक करके बताना है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है क्या? बिल्कुल आता है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आपके एग्जाम में। प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया? प्रस्तावना तो पढ़ी होगी आप सबने, नहीं पढ़ी है क्या? बताइए किस किस ने प्रस्तावना नहीं पढ़ी है?
और जिन्होंने नहीं पढ़ी है, बड़ी शर्म की बात है, ये आपने प्रस्तावना नहीं पढ़ी। छोटी सी प्रस्तावना आपकी किताब के पहले पेज पर मिलता है, आपको पढ़ना चाहिए आप सभी को, बल्कि आपको याद रखनी चाहिए सारी चीज़ें। प्रस्तावना तो पूरी पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। जल्दी बताइए। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 बार उपयोग किया गया है, पढ़ के देख लीजिएगा, प्रस्तावना पढ़ करके 2 बार उपयोग किया गया है, ठीक है, भारत शब्द का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से, दल बदल विधेयक से, जनहित याचिका से, या फिर मूल कर्तव्य से? राइट आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए, बता दीजिए कौन सा वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ABCD 4 ऑप्शन आप सभी के पास, और सभी को सिलेक्ट कर लेना है कौन सा राइट आंसर होगा। पंचायती राज, दल बदल विधेयक, जनहित याचिका, या फिर मूल कर्तव्य। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं दल बदल विधेयक, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपने अनुसूचियाँ पढ़ी हैं 1 से लेकर के सारी अनुसूची जितनी भी हैं मैंने आपको क्लियर कराई हैं, 12 की 12 अनुसूची, उन सब में मैंने बताया है कि किस अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है, कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, सारी चीज़ें बताइए। डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ जाइए, अनुसूची वाला निकालिए टॉपिक और देखिए उसे, पढ़िए। केवल 12 ही अनुसूचियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सभी को पढ़िएगा ज़रूर, एक बार देख लीजिएगा, क्लास खत्म होते ही डिस्क्रिप्शन में जाके अनुसूची वाली वीडियो तो आप ज़रूर देखिएगा, और चाहे आपकी इच्छा हो देख लीजिएगा, लेकिन अनुसूची ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, जिसे कि लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोध कानून कहा जाता है, ये कब लाई गई थी? 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। और ये दल बदल क्या है? और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधान परिभाषित इस वाले में किए गए हैं। 10वीं अनुसूची की जरूरत क्यों पड़ी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद ही दलों को मिलाने वाले सामूहिक जनादेश जो है उनकी अनदेखी की जाने लगी थी, और जो विधायक थे और जो सांसद थे इनको जोड़ तोड़ करके सरकार बनने और गिरने लगी थी। तो 1960 से 70 के दशक में आया राम गया राम तो आप सभी ने सुना ही होगा, इसकी अवधारणा प्रचलित हो गई थी। तो इसी में फिर 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1885 में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट बॉक्स वहाँ पर देखिएगा ज़रूर। फिलहाल अभी आप क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कीजिए, सारे क्वेश्चन खत्म होते ही फिर आप अनुसूची वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची में भाषाओं से रिलेटेड आपको बातें बताई गई हैं कि कितनी भाषाएं पहले थी, और उसके बाद में कितनी जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, कौन सी जोड़ी गई, कौन से संशोधन के तहत जोड़ी गई, ये सारी बातें आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में अनुसूची वाले पार्ट में ही। इसीलिए कह रही हूँ आप अनुसूची ज़रूर पढ़िए, 8वीं अनुसूची में है इस चीज़ का उल्लेख, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। और कब हुआ था ये संशोधन, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था बताएंगे सभी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ABCD जल्दी सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें बोडो यानी ऑप्शन नंबर ए, और डोगरी और संथाली, इसके साथ साथ एक और भाषा थी मैथिली, ये भी आप याद रखिएगा। टोटल 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में हमारे अनुसूची 8 में जोड़ा गया था, ठीक है। इन भाषाओं को जगह दी गई थी, यानी आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों थी, इसके साथ साथ मैथिली भाषा भी थी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर सोवियत संघ से? 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं, कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए
कि कौन सा वाला क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? ABCD। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अरे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लीजिए, इतने कम क्यों आ रहे हैं? जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं सभी कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और आंसर दीजिए। मन में आंसर नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची? बता दीजिए अगर आप राइट आंसर जानते हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के तहत उल्लेखित किया गया है? ABCD 4 ऑप्शन। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बता दीजिए जल्दी से कौन सा वाला राइट आंसर होगा। जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। जो अनुसूची 7वीं है वो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारों का उल्लेख करती है। शक्तियों का बंटवारा कैसे, ये सोचा आपने? आप सभी को मालूम है कि एक है आपकी संघ सूची जो कि केंद्र स्तर पर होती है, एक है आपकी राज्य सूची जो कि आपकी राज्य स्तर पर होती है, और एक है आपकी समवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। ठीक है, संघ सूची पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची जो है इसमें ये दोनों ही सरकार मिलकर के कानून बनाती हैं। इस तरह से केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया और इसका जो उल्लेख है 7वीं अनुसूची में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से, किस राज्य से संविधान में जो है वो शामिल हुए थे? बताइए, भोपाल, लाहौर, मुंबई या फिर आगरा? ABCD 4 ऑप्शन आप सभी के पास, क्लिक कर दीजिए राइट आंसर कौन सा होगा। और जो लोग यहाँ पर मुंबई सिलेक्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करने वालों का। बहुत अच्छे, ऐसे ही देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी दिमाग से। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? कितना अच्छा क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज का ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जल्दी बता दीजिए कौन सा वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महात्मा गांधी ने तैयार किया था क्या, या पिंगली वेंकैया ने किया था, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या BN राव ने? किसने किया था बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। ABCD। और जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है उनका, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करने वालों का। ऐसे ही देखते रहिए, करते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी दिमाग से। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बताएंगे। क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर BN राव? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ABCD 4 ऑप्शन आप सभी के पास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कौन सा वाला आंसर राइट होगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? और जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर डी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा BN राव। ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करने वालों जीत चुके हैं आप SGS टीम का दिल, और अब आपको जीतना है एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 26 सबसे पहले आंसर देखते हैं किसका आता है इस क्वेश्चन का। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 27? अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खोलिए और कमेंट करिए और बता दीजिए कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया।
आर्टिकल 28, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 या फिर आर्टिकल 27? क्या लगता है आपको कौन सा आर्टिकल है वो? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। और जिन लोगों का यहाँ पर कहना है आर्टिकल 28, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिलेक्ट करने वालों का बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर भारत के संविधान ने यहाँ रह रहे नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं और उन्हीं अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के तक में मिलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में ही उल्लेख किया गया है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संविधान किस संशोधन के द्वारा किया गया? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, 46वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? बताइए कौन सा वो अमेंडमेंट था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा अमेंडमेंट था, ए बी सी डी। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था? ए बी सी डी 4 ऑप्शन, और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976, ये संविधान संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए थे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। सभी नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता रखा गया था। और जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था। और भाग की बात करें तो भाग जो है आपका पार्ट था 4, भाग 4 क में, ठीक है, के लिए अंतर्गत, इसी के अंतर्गत जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुख्यतः किया गया था, ठीक है। और जो संविधान जो आपका विधानसभा है, विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों की संख्या को इस 10 वर्ष के लिए तक जो है लिए स्थिर कर दिया गया था। और लोकसभा और जो है विधानसभा, इनकी अवधि को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। बाद में ये दोबारा से 5 वर्ष हो गई थी, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन था, इस दौरान इसे बढ़ा दिया गया था, क्योंकि इस समय आपातकाल लगा हुआ था, आप सभी को मालूम है, ठीक है। और लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। और अगर आप इन संशोधन को अच्छे से समझना चाहते हैं कि 42वां संविधान संशोधन किस लिए किया गया था और क्यों इतने सारे संशोधन इस वाले संशोधन के तहत ही संविधान में इतने सारे संशोधन क्यों किए गए थे, क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई थी, उसके लिए आप मेरा वीडियो जाकर के आपातकाल वाला वीडियो देखिएगा। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आपातकाल वाला वीडियो देखिए, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन क्या था, क्यों था, किसने किया, क्या वजह थी, या क्या क्या चीज़ें इसमें अभी भी हैं, कितनी चीज़ों को हटा दिया गया। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में आपातकाल वाली वीडियो में मिल जाएगा। आपातकाल वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। फिलहाल यहाँ पर ध्यान देते हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। 73वां 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री पीएम जी कौन थे?
बता दीजिए। 73वां 74वां संविधान संशोधन क्या था, आप सभी को मालूम है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को हमारे संविधान में जगह दी गई थी, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निगम जो है, निगम पारिषद जो है उसको जगह दी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है नगर की ओर था, और ये पंचायत जो है ये ग्राम के लिए, गांवों के लिए, गांव के विकास के लिए था, और ये जो है नगरों के लिए था। ठीक है, तो बताइए कि इन्हें संवैधानिक दर्जा जो है वो तो संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन ये संविधान संशोधन हुआ किसके कार्यकाल में था? इस समय हमारे पीएम कौन थे ये आपको बताना है। इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए मैं आपको ये भी यहाँ पर बता दूं कि जो 73वां संविधान संशोधन था ये कब हुआ था। तो इसके लिए जो प्रस्ताव था वो 1992 में लाया गया था, और 1993 में इसे हमारे संविधान में जोड़ दिया गया था, जगह दे दी गई थी और लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो 1992-93 की बात है। और नगर परिषद यानी 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये भी जो आपका हुआ था ये 1993 में ही हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन करके निगम पारिषद, नगर निगम पारिषद जो है इनको हमारे संविधान में जगह दी गई थी। अब बताइए, यानी कि 1992-1993 के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी कौन थे? अगर आपको मालूम है तो जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा वाला यहाँ पर आंसर राइट होगा इस क्वेश्चन का। ABCD 4 ऑप्शन आ सभी के पास। तो जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव बताने वालों का। ठीक है, बिल्कुल सही है। पीवी नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल था ये कब से कब तक था? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक का इनका कार्यकाल था, और इसी समय आपका ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है ये किया गया था, और हमारे जो इस समय प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी ही थे। क्लियर है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें? चलिए, और इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई थी, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर पारिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए थे। ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका और ये जो नगर पारिषद है ये नगरों में लाई गई, और जो पंचायत थी वो आपकी लाई गई थी कहाँ? गाँवों में। ठीक है, गाँव के विकास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में से किसी में भी, या फिर किसी एक सदन में? किसी भी सदन में नहीं। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी सदन में नहीं पेश किया जाता, ऐसे ही धन विधेयक पारित हो जाता है, या फिर दोनों सदन में से किसी भी में से पेश कर देते हैं, चाहे लोकसभा में पेश कर दिया चाहे राज्यसभा में, कोई इसके लिए लिखित नहीं किया गया है, या फिर पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा या पहले राज्यसभा में? बताइए, 4 ऑप्शन आप सभी के पास है, कहाँ पेश किया जाता है धन विधेयक को? ABCD 4 ऑप्शन आप सभी के पास। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं किसी भी सदन में पेश कर दें, ऑप्शन नंबर सी उनका रॉन्ग हो जाएगा। और जो लोग डी सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं इसे पेश नहीं कर रहे, बिना संसद में पेश किए कोई विधेयक कैसे पारित हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी अब आपका बचा A और B। बताइए, राज्यसभा में पहले लाया जाता है या लोकसभा में? तो जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट होगा, और ए बताने वालों का भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी आपका लोकसभा ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करने वालों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है। पूर्व सहमति के साथ धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, और जब ये लोकसभा से पारित हो जाता है, यहाँ से जिस तारीख को ये पेश होता है उसके बाद ये राज्यसभा के पास जाता है, और राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है। राज्यसभा चाहे तो इस पर कोई सिफारिश कर सकता है, लेकिन अगर लोकसभा से ये विधेयक पास कर दिया गया है, पारित हो चुका है, तो राज्यसभा इसे भंग नहीं कर सकता है।
ठीक है, केवल और केवल लोकसभा से सिफारिश कर सकते हैं 14 दिन के अंदर कि आप इस चीज़ में ये बदलाव कर दीजिए, ये बदलाव कर दीजिए। अब वो बदलाव करे लोकसभा या ना करे वो लोकसभा की इच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर राज्यसभा ने सिफारिश की है कि इस चीज़ को आप यहाँ पर ये नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, तो उसे लोकसभा माने ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राज्यसभा सिफारिश कर सकता है, उसके बाद अगर लोकसभा को सही लगता है तो वो चाहे तो कर देंगे और चाहे तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर 14 दिनों तक राज्यसभा कोई भी इस पर रिएक्ट नहीं करता है, ना ही सिफारिश कर रहे हैं और ना ही इसे आगे पास कर रहे हैं, तो ऐसे में जिस दिन लोकसभा से धन विधेयक पारित हो चुका है उसी तिथि को ये पारित समझा जाएगा। यानी ज़्यादा पावर धन विधेयक के लिए लोकसभा के पास होती है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम राज्य पर आए, राज्य स्तर पर आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। सेम यही प्रोसेस आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। यहाँ पर जो धन विधेयक है वो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भी 14 दिन का ही समय होता है। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच होता है, वही चीज़ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच भी होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ पर आपको चीज़ें। तो जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछे तो आप कहेंगे लोकसभा में पहले लाया जाता है, और कौन सा विधेयक है जो कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले करके तब सदन में पेश किया जाता है, तो वो है आपका धन विधेयक, जो कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद संसद में लाया जाता है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन सभी ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है ये वाली बात। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स कमेंट करिए और बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 या फिर आर्टिकल 26। 4 ऑप्शन आप सभी के पास। जल्दी कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी आंसर देने का मौका ना गवाए। जल्दी से कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बता दीजिए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा ये बात कही गई। राइट आंसर केवल उन्हीं का होगा जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं आर्टिकल 24। ओके, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करने वालों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23, 24 अनुच्छेद में किया गया है, और जो अनुच्छेद आपका 24 है ये बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या फिर अन्य किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, इस बात का साफ साफ शब्दों में उल्लेख करता है अनुच्छेद 24। ठीक है, तो जो लोग बी सिलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। इसी तरह से देखते रहिए, करते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी दिमाग से। जो लोगों ने आज हमारी पहली बार क्लास की है, जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उन्हें बताइए क्लास डेली 2 बजे यहाँ पर चलती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं जो कि आपके परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। तो एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। आप हमारे साथ यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं कहीं से भी। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी दिमाग से। इसके अलावा जिन लोगों को शेड्यूल नहीं पता है हमारे एसडीएस टीम का, वो लोग यहाँ पर ये शेड्यूल देख सकते हैं। ठीक है, क्लास कुछ इसी तरह से आपकी चलती है, आगे भी आपकी कंटिन्यू हो रही है बहुत जल्दी है, और आपके लिए अंकित सर बहुत जल्दी फेस टू फेस क्लास लेकर के आने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग का इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, पढ़ाई अच्छी तरह से करेंगे, बिल्कुल भी पढ़ाई में कंजूसी ना करें और आलस ना करें। और साथ में रात को 10 बजे आज मिलिएगा अंकित सर की क्लास में। जो भी आपके डाउट हों सारे डाउट उनसे पूछिएगा और सारी चीज़ें अपनी क्लियर कीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ भी आपके डाउट है सारी चीज़ें वो आपको क्लियर करेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, कल मिलेंगे 2 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी दिमाग से।